मूवी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो बेहद खतरनाक पेशेवर कातिल होता है। वह अपने निशाने को खत्म करने के लिए एक पुराने और सुनसान गोदाम में छिपा बैठा रहता है। वह पूरी तैयारी के साथ एक कुर्सी पर बैठकर खिड़की से अपने टारगेट के घर पर लगातार नजर बनाए रखता है। वह पूरा दिन वहीं बैठकर सही मौके का इंतजार करता रहता है। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी जब उसे अपना टारगेट दिखाई नहीं देता तो वह राशन लेने का बहाना बनाकर बाहर निकल जाता है। राशन खरीदने के बाद वह अपने बॉस को फोन करके वहां की पूरी जानकारी दे देता है। बॉस उसे जल्दी से जल्दी काम खत्म करके अपने पैसे लेने के लिए कहता है। यह सुनकर कातिल भरोसा दिलाता है कि वह यह काम बहुत जल्द पूरा कर देगा। घर लौटने से पहले वह टारगेट के घर के सामने बैठकर वहां मौजूद लोगों और गार्ड्स की हर गतिविधि को गौर से देखता है। उनके रोजमर्रा के रूटीन को समझने के बाद वह वापस अपनी छिपने वाली जगह पर लौट जाता है। वह फिर से टारगेट के घर पर नजर रखना शुरू कर देता है और अपनी बंदूक को तैयार कर लेता है। रात होने पर वह आराम से अपने दांत साफ करता है और सो जाता है। हर 10 मिनट बाद अलार्म बजता है और वह उठकर टारगेट के घर पर नजर डालता है। कुछ देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि उसका टारगेट एक डांसर महिला को अपने घर लेकर आया है। वह फौरन अपनी राइफल उठाकर निशाना लगा लेता है। टारगेट को इस आने वाले खतरे की बिल्कुल भी भनक नहीं होती। तभी वह महिला उसके सामने डांस करना शुरू कर देती है। कातिल मन ही मन सोचता है कि जैसे ही टारगेट सोफे पर बैठेगा वह ट्रिगर दबा देगा, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाता है वह महिला अचानक टारगेट के सामने आ जाती है। गोली सीधे उसे लगती है और उसकी मौके पर ही जान चली जाती है। कातिल दूसरी बार फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स तुरंत खिड़की बंद कर देते हैं। इस तरह उसका निशाना चूक जाता है और पूरा मिशन नाकाम हो जाता है। वह तुरंत बंदूक को एक बोरी में छिपाता है और सारे सबूत मिटाने में लग जाता है। जगह को अच्छी तरह साफ करने के बाद वह वहां से निकल भागता है। वह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर तेजी से वहां से दूर चला जाता है। पुलिस को भ्रमित करने के लिए वह रास्ते में कुछ चीजें फेंकता जाता है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद वह स्कूटर भी छोड़ देता है और पैदल आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते वह अपना हेलमेट नदी में फेंक देता है। इसके बाद वह एक किराने की दुकान के वॉशरूम में पहुंचता है। वहां वह अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करता है, फिर अपनी दाढ़ी ट्रिम करता है और कपड़े बदल लेता है। वह पूरा वॉशरूम भी साफ कर देता है ताकि उसका कोई सुराग पीछे न रह जाए। इसके बाद वह एक गाड़ी बुलाता है और सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वह अपनी बंदूक कूड़ेदान में फेंक देता है। इसके बाद वह फ्लाइट की टिकट लेने के लिए कतार में खड़ा हो जाता है। लाइन में इंतजार करते समय उसकी नजर एक पुलिस डॉग पर पड़ती है जो लगातार उसकी तरफ देख रहा होता है। यह देखकर वह बेचैन हो जाता है और दोबारा वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करने लगता है। फिर वह वापस लाइन में आकर फेलिक्स अंगर नाम की नकली पहचान से वीजा हासिल कर लेता है। विमान में चढ़ने से पहले उसके बॉस का फोन आ जाता है। बॉस मिशन फेल होने की वजह से उसे जमकर फटकार लगाता है। कातिल गुस्से में कॉल काट देता है और अपना मोबाइल तोड़ डालता है। इसके बाद वह फ्लाइट में सवार हो जाता है, लेकिन वहां एक रहस्यमयी आदमी को देखकर वह हैरान रह जाता है। विमान से उतरने के बाद वह एक और टिकट खरीदता है। इस बार भी उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ती है जो वहां मौजूद होता है। शक और डर की वजह से वह अपनी यात्रा अगले दिन तक के लिए टाल देता है। वह एक होटल में कमरा बुक करता है और दरवाजे पर एक जाल तैयार कर देता है। हाथ में चाकू लेकर वह पूरी रात चौकन्ना बैठा रहता है, मगर पूरी रात कोई भी वहां नहीं आता। अगले दिन वह फ्लाइट पकड़कर अपने देश डोमिनिकन रिपब्लिक वापस लौट जाता है। घर पहुंचते ही उसकी नजर गेट के पास पड़े जूतों के निशानों और बुझी हुई सिगरेट पर पड़ती है। तभी उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ किसी का आना जाना हुआ है। वह तुरंत अपनी बंदूक उठाता है और घर की ओर दौड़ पड़ता है। घर के अंदर पहुंचकर उसे जगह जगह खून के निशान दिखाई देते हैं और वह समझ जाता है कि कोई जबरदस्ती अंदर घुसा था। वह तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिलाता है। कॉल लगते ही वह घबराहट में सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। वहां उसकी गर्लफ्रेंड बेहोशी की हालत में कोमा में पड़ी मिलती है। उसके पास उसका भाई भी मौजूद होता है। भाई उसे बताता है कि एक पुरुष और एक महिला कातिल उनके घर में घुस आए थे। उनका असली लक्ष्य तुम थे, लेकिन जब तुम उन्हें वहां नहीं मिले तो उन्होंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को निशाना बना लिया। उसने किसी तरह दोनों हमलावरों का सामना करके अपनी जान बचाई थी। इसके बावजूद उसे काफी गहरी चोटें लगी थीं। जब वह किसी तरह जान बचाकर वहां से निकली और छिप गई, तब उसने देखा कि दोनों हमलावर हरी छत वाली एक टैक्सी में बैठकर फरार हो गए। पूरी बात जानने के बाद कातिल ने तय किया कि वह पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड के पास रहेगा। थोड़ी देर बाद लड़की को होश आ गया और उसने पूरी घटना अपनी जुबानी बताई। उसने कहा कि दोनों कातिल मुझे पकड़कर बेरहमी से यातनाएं दे रहे थे। वे तुमसे जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहते थे। मैंने बहुत तकलीफ झेली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अपनी प्रेमिका की यह हालत देखकर उसका दिल अंदर से टूट गया। उसी पल उसने ठान लिया कि वह इस हमले का बदला जरूर लेगा। उसी रात वह अपने घर पहुंचा और छिपाकर रखे हथियारों का बॉक्स बाहर निकाला। अगले दिन वह शहर की सड़कों पर घूम घूम कर उस टैक्सी की तलाश करने
करने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने बताया था कि टैक्सी की छत हरे रंग की थी। इसी सुराग के आधार पर वह पूरे शहर में वैसी टैक्सी खोजता रहा। दिन भर तलाश करने के बावजूद जब उसे कोई सफलता नहीं मिली तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उसी रात वह टैक्सी कंपनी के दफ्तर पहुंच गया। वहां उसने मैनेजर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसने कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करके उस टैक्सी ड्राइवर की जानकारी निकाल ली। यही ड्राइवर उन दोनों कातिलों को उसके घर से लेकर गया था। जानकारी मिलते ही वह ड्राइवर की फाइल अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन वह स्टेशन के बाहर खड़े होकर उस ड्राइवर का इंतजार करने लगा। जैसे ही ड्राइवर अपनी ड्यूटी पर पहुंचा, वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वह एक ग्राहक बनकर उसकी टैक्सी में जाकर बैठ गया। ड्राइवर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह शहर की सड़कों पर एक बेहद खतरनाक आदमी को अपनी गाड़ी में लेकर घूम रहा था। जब ड्राइवर पीछे मुड़कर उससे कुछ पूछने लगा तो उसकी नजर कातिल के हाथ में पकड़ी बंदूक पर पड़ गई। वह बुरी तरह घबरा गया और उसे लगा कि यह कोई साधारण लुटेरा है। इसी डर से उसने अपना बटुआ निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन कातिल का मकसद उसके पैसे लेना नहीं था। उसने बंदूक उसकी तरफ तानते हुए पूछा कि उन दो लोगों को तुमने उस घर से निकलने के बाद कहां छोड़ा था? ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए बेताब था। उसने दिमाग पर जोर डालकर हर बात याद की और जो कुछ जानता था सब बता दिया। उसने कहा कि मैंने उन दोनों को एक निजी एयरपोर्ट से उठाया था। मैं उन्हें एक घर तक छोड़कर बाहर ही उनका इंतजार करता रहा। जब वे वापस लौटे तो दोनों घायल दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया। उसके बाद मैं उन्हें दोबारा उसी प्राइवेट एयरपोर्ट तक छोड़ आया। मुझे मेरा पूरा किराया मिल गया था। थोड़ा और सोचने के बाद ड्राइवर ने बताया कि जब वे घर से बाहर आए थे तो उस आदमी की टांग काफी बुरी तरह जख्मी थी, लेकिन वे काफी प्रभावशाली लोग लग रहे थे, इसलिए मैंने उनसे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। इसके बाद कातिल ने उससे कहा कि मुझे किसी सुनसान इलाके में लेकर चलो। ड्राइवर बोला कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ, बस मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाता, कातिल ने उसे चुप करा दिया और वहां से चला गया। इसके बाद उसने अपने लिए एक नई नकली पहचान तैयार की। उसी पहचान का इस्तेमाल करके उसने हवाई जहाज की टिकट खरीदी और न्यू ऑर्लियंस पहुंच गया। उसका लक्ष्य उन दोनों लोगों को ढूंढना था जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को बुरी तरह घायल किया था। न्यू ऑर्लियंस पहुंचने के बाद उसने एक वैन किराए पर ली। फिर वह एक गुप्त स्टोरेज यूनिट तक गया और वहां से कुछ हथियारों के साथ एक नया पहचान पत्र निकाल लिया। इसके बाद उसने वैन की नंबर प्लेट बदल दी। फिर वह एक सफाई सेवा कंपनी में पहुंचा और खुद को सफाई कर्मचारी के रूप में दर्ज करवा लिया। कंपनी में रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उसे काम के लिए जरूरी सामान दे दिया गया। वह वही सामान लेकर अपने पुराने बॉस की कंपनी के बाहर पहुंच गया। उसके मन में था कि सफाई कर्मचारी बनकर अंदर घुसना सबसे आसान तरीका होगा। जब वह बाहर खड़ा था तभी उसे पता चला कि अंदर प्रवेश करने के लिए विशेष पास की जरूरत होती है। इसके बाद वह सही अवसर का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद वहां सामान की डिलीवरी करने वाली एक गाड़ी आ पहुंची। उसी वक्त उसके दिमाग में एक योजना कौन थी। उसने कूड़ादान उठाया और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगा। वह जानबूझकर ऐसा दिखा रहा था मानो डब्बा बेहद भारी हो और उसे संभालना मुश्किल हो रहा हो। डिलीवरी करने वाले आदमी ने सोचा कि यह अंदर कैसे जाएगा और पास कैसे इस्तेमाल करेगा। उसकी मदद करने के लिए उसने खुद ही गेट पर अपना एक्सेस पास लगा दिया। उसने लिफ्ट इस्तेमाल कराने में भी उसकी सहायता की। इमारत के अंदर पहुंचते ही कातिल ने सफाई कर्मचारी होने का अभिनय शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डिलीवरी वाला वहां से चला गया। तभी कातिल ने अपना असली मकसद सामने लाना शुरू किया। वह सीधे अपने बॉस के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसकी नजर मालिक की सेक्रेटरी पर पड़ी। उसने सेक्रेटरी को धमकाकर मालिक को कुर्सी से बांधने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद उसने मालिक से कड़े अंदाज में पूछा कि उन दोनों लोगों के बारे में जो कुछ जानते हो सब बता दो। डर के कारण मालिक बोला कि इस घटना में उसका कोई सीधा हाथ नहीं है। उसने कहा कि वह सच कह रहा है। उसने बताया कि जिसने यह काम सौंपा था वही ग्राहक सबसे ज्यादा नाराज था। मिशन पूरा न होने की वजह से वह बेहद गुस्से में था। शायद उसी ने अपने लोग भेजे थे। उन्हीं लोगों ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर हमला किया। असल में वे तुम्हें ढूंढने आए थे, लेकिन जब तुम वहां नहीं मिले तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद मालिक ने उसे डांटते हुए पूछा कि तुम दोबारा यहाँ लौटकर क्यों आए हो। उसने सलाह दी कि अपनी पहचान बदलो और काफी समय तक गायब हो जाओ ताकि वह ग्राहक तुम्हारा पता न लगा सके। लेकिन कातिल ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने पास में रखी एक नेल गन उठा ली। सबसे पहले उसने उसे लैपटॉप पर चलाकर अपनी चेतावनी जाहिर की। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था, मगर मालिक अब भी हालात की गंभीरता को समझ नहीं पा रहा था। उसने बेपरवाही से कहा कि यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें जो पता था सब बता चुका हूँ। यह सुनते ही कातिल का गुस्सा और बढ़ गया।
उसने गुस्से में आकर मालिक पर हमला कर दिया। कुछ ही क्षणों में सब कुछ खत्म हो गया। मालिक को और कुछ बताने का अवसर ही नहीं मिला। निराश कातिल ने सोचा कि अब सेक्रेटरी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर वह इस घटना की एक अहम गवाह थी, लेकिन सेक्रेटरी ने तुरंत उसके इरादे को भांप लिया। उसने उसके सामने एक प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ने वाले नहीं हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे काम की एक महत्वपूर्ण जानकारी है। उसने आगे कहा कि मेरे साथ ऐसा इंतजाम कर देना कि मेरा परिवार मुझे आसानी से ढूंढ सके, ताकि वे कम से कम मेरी लाइफ इंश्योरेंस की रकम हासिल कर सकें। मैं तो नहीं बचूंगी, लेकिन उन्हें कुछ सहारा जरूर मिल जाएगा। इसके बदले में वह उन दोनों हमलावरों की पहचान बताने के लिए तैयार हो गई। उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि इंश्योरेंस का पैसा उसके बच्चों तक पहुंचना चाहिए। अगर पूरी घटना को एक दुर्घटना जैसा दिखा दिया जाए तो यह रकम आसानी से मिल सकती थी। कातिल उसकी इस बात से सहमत हो गया। उसने उसके हाथों की रस्सियां खोल दी और फिलहाल उसे जाने दिया। इसके बाद उसने मालिक की लाश को ढककर कूड़े के बड़े डब्बे में रख दिया। पूरे ऑफिस को अच्छी तरह साफ करने के बाद वह सेक्रेटरी के साथ वहां से निकल गया। रास्ते भर सेक्रेटरी बार बार अपनी जान की भीख मांगती रही। उसने कहा कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन कातिल ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वह गैराज का दरवाजा खोलने लगा तो सेक्रेटरी ने मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश की, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। कातिल ने आराम से गैराज खोला और गाड़ी को अंदर ले गया। अंदर पहुंचने के बाद सेक्रेटरी ने उन दोनों लोगों से जुड़ी सारी जानकारी बता दी। उसने एक पोस्ट कार्ड भी दिखाया जिसमें उस शख्स का जिक्र था जिसने यह सब करवाया था। जरूरी जानकारी हासिल करने के बाद कातिल ने ऐसा माहौल तैयार किया कि पूरी घटना एक दुर्घटना जैसी लगे, ताकि उसके बच्चों को इंश्योरेंस की रकम मिल सके। इसके बाद वह स्टोरेज यूनिट पहुंचा। वहां जाकर उसने अपने हैंडलर से जुड़े सभी सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए। इसके बाद वह एक पुल पर पहुंचा और बची हुई राख को हवा में बिखेर दिया। किसी को भी उस पर जरा सा संदेह नहीं हुआ। उसी रात उसने अपनी वैन को अच्छी तरह साफ किया, फिर नकली नंबर प्लेट निकालकर फेंक दी। अगले दिन उसने वैन को रेंटल कंपनी के पास वापस जमा कर दिया। इसके बाद वह सीधे फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गया। उसका अगला निशाना वे दो लोग थे जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाई थी। वहां पहुंचकर उसने फैसला किया कि सबसे पहले उस आदमी को ढूंढेगा, उसके बाद उस महिला का नंबर आएगा। उसने ध्यान से उस आदमी के घर की निगरानी शुरू की। वहां कुछ लोग एक कुत्ते के साथ समय बिताते दिखाई दे रहे थे। उन लोगों में से उसने एक आदमी को तुरंत पहचान लिया। वह चलते समय हल्का लंगड़ा रहा था। उसने पूरा दिन घर के बाहर रहकर सही अवसर का इंतजार किया। शाम होते ही उसने देखा कि वे सभी लोग एक कसीनो की तरफ जा रहे हैं। वह बिना किसी को भनक लगे उनके पीछे चलता रहा। रात के समय वह दोबारा उस घर के पास पहुंच गया। लगभग रात 12 बजे वह आदमी अकेला वापस घर लौटा। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, बदले का सिलसिला शुरू हो गया। तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कातिल ने उसे खाने की कुछ चीज दी, जिससे वह शांत हो गया। इसके बाद वह चुपके से घर के अंदर घुस गया, लेकिन सामने वाला पहले से सतर्क था और उसे अंदाजा था कि कोई आने वाला है। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई। दोनों लगातार एक दूसरे पर हमला करते रहे। कुछ समय बाद कातिल उस पर हावी होने लगा। यह देखकर दूसरे आदमी ने अपना हथियार निकाल लिया, मगर कातिल फौरन एक कमरे के भीतर जाकर छिप गया। उसने अंदर से आवाज देकर कहा कि मैं तुम्हारी असली पहचान जानता हूँ, आओ और इस कहानी को यहीं खत्म कर देते हैं। यह सुनकर वह आदमी कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी कातिल ने सही मौका देखकर हमला कर दिया। उसने दरवाजे के पार से गोली चला दी। इसके बाद वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। गोली की आवाज सुनकर कुत्ता जाग उठा। वह तेजी से अपने मालिक की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक कातिल वहां से जा चुका था। वह वहां से काफी दूर निकल चुका था और कुत्ते को गैराज के अंदर बंद कर गया था। इसके बाद उसने एक जलता हुआ विस्फोटक घर की ओर फेंक दिया। देखते ही देखते पूरे घर में आग भड़क उठी और एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद उसका अगला निशाना टेरेसा नाम की वह महिला बनी। उसी का हाथ उसकी गर्लफ्रेंड पर हुए हमले में शामिल था। जल्द ही वह नई पहचान अपनाकर फ्लाइट से न्यूयॉर्क पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने एक कार किराए पर ली। फिर वह सीधे टेरेसा के घर के बाहर जा पहुंचा। उसने पूरा दिन वहीं रहकर सही मौके का इंतजार किया। रात होते ही उसने देखा कि टेरेसा अपने घर से बाहर निकली। वह एक आलीशान रेस्टोरेंट की ओर जा रही थी। उसके साथ एक आदमी भी मौजूद था। कुछ समय बाद वह आदमी वहां से चला गया। सही मौका देखते ही कातिल भी अंदर पहुंच गया। टेरेसा ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि वह किस मकसद से वहां आया है। उसने अपने लिए एक महंगी ड्रिंक मंगवाई। फिर उसने पूछा कि क्या तुमने अपने हैंडलर का मामला खत्म कर दिया? कातिल ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया। ड्रिंक पीते हुए टेरेसा बोली कि मैंने जो किया वह क्लाइंट के आदेश पर किया था। मेरा न तो तुमसे कोई निजी झगड़ा था और न ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। उसने आगे कहा कि मैं इस तरह की हिंसक हरकतों के पक्ष में नहीं थी। मेरा काम सिर्फ तुम्हें निशाना बनाना था, लेकिन जब तुम वहां नहीं मिले तो मेरे साथी ने सारी सीमाएं पार कर दी। ये सब सुनने के बाद भी कातिल ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। इसके बाद टेरेसा उसके साथ एक सुनसान पार्क की तरफ चल पड़ी। वहीं यह फैसला होना था कि आखिर दोनों में से कौन बचेगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय अचानक टेरेसा का संतुलन बिगड़ गया। वह नीचे गिर पड़ी और मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी, लेकिन कातिल ने उसकी कोई मदद नहीं की। कुछ ही क्षणों में सब समाप्त हो गया।
टेरेसा सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी। असल में वह किसी भी पल पलटकर हमला कर सकती थी। उसके पास एक छिपा हुआ हथियार मौजूद था। इसके बाद कातिल ने बिना समय गंवाए उस पार्क को छोड़ दिया। फिर उसने शिकागो जाने वाली फ्लाइट पकड़ ली। अब उसका अगला लक्ष्य वही क्लाइंट था। उसी ने इस पूरे खेल की शुरुआत करवाई थी। थोड़ी छानबीन करने पर उसे पता चला कि वह शख्स बेहद दौलतमंद है, इसलिए उसके करीब पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। वह उसके घर के बाहर रहकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने देखा कि वह आदमी अपनी कार लेकर गैराज से बाहर निकल रहा है। कातिल ने खुद को एक साधारण राहगीर की तरह पेश किया। सही मौका देखकर वह तेजी से गैराज की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने पाया कि घर का दरवाजा बंद था। उसने ताले की तस्वीर खींच ली। फिर वह यह पता लगाने में जुट गया कि इस ताले को कैसे खोला जा सकता है। इसके लिए उसने एक विशेष क्लोनिंग डिवाइस मंगवा लिया। इसके बाद वह बैंक पहुंचा। वहां उसने अपने सारे पैसे दूसरे देश में मौजूद एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उस खाते का नाम जेफरसन था। फिर वह एक स्थानीय डीलर के पास गया और जरूरत का सामान इकट्ठा किया। जब क्लोनिंग डिवाइस उसके पास पहुंच गया तो उसने उसी बिल्डिंग के जिम में एक सेशन बुक कर लिया। वहीं उसका क्लाइंट रहता था। वहां उसने एक सफाई कर्मचारी का वर्कर पास चुरा लिया। फिर उसने उस पास की एक कॉपी तैयार कर ली। उसी दिन बाद में वह नकली कार्ड का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया। कुछ ही देर में वह क्लाइंट के कमरे तक जा पहुंचा। क्लाइंट उसे पहचान नहीं पाया। उसने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुंचे। कातिल समझ गया कि वह जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने वह पोस्ट कार्ड निकाल लिया जो उसे सेक्रेटरी से मिला था। उस पोस्ट कार्ड पर उसी क्लाइंट का नाम लिखा हुआ था। कार्ड देखते ही क्लाइंट को पूरी बात याद आ गई। वह समझ गया कि सामने खड़ा आदमी वही है जो पहले मिशन में बच निकला था। यह एहसास होते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोला कि इस पूरे मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। जब तुम्हारा मिशन असफल हुआ था तब मैंने यही सोचा था कि कभी-कभी इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारे हैंडलर का मानना था कि यह कोई साधारण गलती नहीं बल्कि एक कातिल की नाकामी थी। उसका कहना था कि इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे हैंडलर ने मुझसे अतिरिक्त $500 मांगे थे ताकि तुम्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके और सारे निशान मिटाए जा सके। सच तो यह है कि इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड वही हैंडलर था। उसे इस बात का गुस्सा था कि उसका आदमी अपना काम पूरा नहीं कर पाया। उसे डर था कि अगर तुम जिंदा रहे तो कभी पुलिस तक पहुंच सकते हो और फिर उसका नाम भी सामने आ सकता था। यही वजह थी कि उसने तुम्हें खत्म करने की पूरी योजना तैयार की। क्लाइंट ने एक बार फिर साफ किया कि उन दोनों हमलावरों को भेजने में उसका कोई योगदान नहीं था। कुछ समय तक उसकी बात सुनने के बाद कातिल को यकीन हो गया कि वह सच बोल रहा है, लेकिन वहां से जाने से पहले उसने क्लाइंट को कड़ी चेतावनी दी। उसने कहा कि मेरी पहचान के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। घबराए हुए क्लाइंट ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। इसके बाद कातिल वापस डोमिनिकन रिपब्लिक लौट गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल में खुद को लगा दिया। अब उसकी हालत पहले के मुकाबले काफी सुधर चुकी थी। कातिल ने अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपराध और हिंसा की दुनिया से दूरी बना ली। अब वह एक साधारण इंसान की तरह सुकून भरी जिंदगी बिताने लगा। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।